बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना STA 630 का करते हैं लेसन नंबर 18। टुडे दिस इज द लास्ट लेसन ऑफ आवर मिड टर्म। आपकी मिड टर्म की प्रिपरेशन हो चुकी है यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, आज का जो लेक्चर है ये लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों को MCQ पूछा जाता है कि मेजरमेंट टूल में किन किन चीजों का होना जरूरी है। तो वैलिडिटी, रिलायबिलिटी और सेंसिटिविटी का होना जरूरी होता है। फिर आपके वो लॉन्ग में कहते हैं कि भाई टाइप्स ऑफ वैलिडिटी बताएं। तो टाइप्स ऑफ वैलिडिटी 3 है हमारे पास, ये आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी हैं। अभी आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों को वो पता चल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास आ जाती है आगे रिलायबिलिटी आ जाती है आपके पास। रिलायबिलिटी में दो चीजें होती हैं, स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी। स्टेबिलिटी को मेजर करने के लिए कौन से दो तरीके होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। उसके बाद कंसिस्टेंसी को मेजर करने के लिए कौन से दो तरीके थे वो आपको पता होना चाहिए। सेंसिटिविटी क्या होती है किसी स्केल की वो आपको पता होने चाहिए। ये आप लोगों के सारे लॉन्ग क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा आता है। इस तरह से भी आ सकता है कि भाई आप कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी की टाइप्स बताएं, तो उसमें भी कन्वर्जेंट वैलिडिटी और डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी ये दो टाइप्स होती हैं। खैर अभी हम लोग ये चलते हैं ना लेक्चर की तरफ, आप लोगों को खुद ही सारा आइडिया होता चला जाएगा। हम लोग चलते हैं। आप लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस बात को यकीनी बनाना कि जो आप लोगों ने इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया है किसी चीज को मेजर करने के लिए, किसी कंसेप्ट को मेजर करने के लिए, तो वो एक्यूरेटली वाकई ही में उसी कंसेप्ट को मेजर भी करता हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग साइकोलॉजी की बात करते हैं। अगर आप लोग ने साइकोलॉजी में कोई इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया है तो इसके लिए जरूरी है कि वो टेस्ट इंटेलिजेंस को ही मेजर करता हो। ठीक है, अब स्केल्स जो आप लोगों ने डेवलप किए हैं, अगर तो वो ज्यादातर ऐसे भी होता है कि जो स्केल्स हम लोग डेवलप कर लेते हैं वो इम्परफेक्ट होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा एरर्स भी होते हैं। इसीलिए अगर आप लोग चाहते हैं कि रिजल्ट्स आप लोगों के ज्यादा एक्यूरेट हों तो आप लोगों ने बेटर इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करना होता है। अच्छे मेजरमेंट्स कौन सी होती है, उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। इसमें एक तो कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि आपका जो टूल है, जो आप लोग टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बिल्कुल एक्यूरेटली इंडिकेट करता हो कि आप क्या मेजर करना चाह रहे हैं या आप लोगों ने क्या मेजर किया। दूसरी वजह कि वो उसको इस्तेमाल करना इजी भी हो और एफिशिएंट भी हो। अब यहाँ पे 3 मेजर क्राइटेरियाज होते हैं जिसकी मदद से आप अपने मेजरमेंट टूल्स को इवेलुएट कर सकते हैं। आप लोग अपने टूल में सबसे पहले देखना होता है कि उसके अंदर वैलिडिटी है या नहीं है। फिर आपने ये देखना होता है कि उसके अंदर रिलायबिलिटी होनी चाहिए और तीसरी चीज की उसके अंदर सेंसिटिविटी होनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वैलिडिटी की। वैलिडिटी आप लोगों की इंस्ट्रूमेंट की वो एबिलिटी होती है कि वो सेम वही चीज मेजर कर रहा है जिसके मेजर करने के लिए आपने उसको बनाया है। ठीक है, रिसर्चर्स मुख्तलिफ किस्म की कोशिशें करते हैं वैलिडिटी को मुख्तलिफ अंदाज में असेस करने की। इसीलिए यहाँ पे देखा गया है कि वैलिडिटी को असेस करने की 3 मेजर टाइप्स देखी गई है: कंटेंट वैलिडिटी, क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं कंटेंट वैलिडिटी के ऊपर। किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर कंटेंट वैलिडिटी तब मौजूद होगी जब वो तमाम तर क्वेश्चंस को कवर कर रहा है जो आप लोगों की स्टडी को गाइड करते हैं। यानी कि आपने एक स्टडी कर रहे हैं आप लोग, फॉर एग्जांपल मैं ये कहती हूँ कि आपने एक टेस्ट बनाया इंटेलिजेंस का, ठीक है, और वो आप लोग देखना चाह रहे हैं कि किसी भी इंसान की मैथमेटिक्स में इंटेलिजेंस कितनी है। तो मैथमेटिक्स में मुख्तलिफ किस्म की चीजें आ जाती हैं, उसमें अलजबरा आ जाता है, उसमें मैट्रिसेस आ जाते हैं, उसमें सिंपली प्लस माइनस आ जाते हैं, उसमें ज्योमेट्री के भी सब्जेक्ट्स वगैरह आ जाते हैं, वो सारी चीजें आ जाती हैं। मैथमेटिक्स के अंदर जितने भी इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस हो सकते हैं, अगर आपका टेस्ट उन सारे के सारे टॉपिक्स को, उन सारे के सारे क्वेश्चंस को कवर कर रहा है, इसका मतलब है कि आपके टेस्ट के अंदर कंटेंट वैलिडिटी मौजूद है। वो आपको ये भी बता रहा है कि बच्चे का अलजबरा कैसा है, वो आपको ये भी बता रहा है बच्चे ज्योमेट्री में कैसा है, वो आपको ये भी बता रहा है कि सिंपली मैथमेटिक्स की जो एक मैट्रिसेस वगैरह फॉर एग्जांपल जैसे होते हैं उसकी कैलकुलेशंस में कैसा है। ये सारी चीजें जब आपको मेजर करके दे रहा है टेस्ट, इसका मतलब है कि आपके टेस्ट के अंदर कंटेंट वैलिडिटी मौजूद है। ठीक है, इसमें आपका जो आप लोग इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं इसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव सैंपल अगर मौजूद है तो इसका मतलब है कि आपका एक कंटेंट वैलिडिटी अच्छी है। ठीक है, आप लोग वैसे जनरल रिप्रेजेंटेटिव सैंपल क्या हो सकता है, अगर आप लोग जनरली पूरी ओवरऑल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो उसमें आप लोग इंग्लिश को भी ऐड करेंगे, उर्दू को भी ऐड करेंगे, मैथ्स को भी ऐड करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मुख्तलिफ चीजों को आप लोग ऐड करेंगे। ठीक है, तो अगर तो आपका इंस्ट्रूमेंट इन सारे के सारे सैंपल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका मतलब है उसके अंदर कंटेंट वैलिडिटी मौजूद है। सबसे ज्यादा जो पहला जो चीज होती है, वन मस्ट फर्स्ट एग्री आपने करना है कि आपने किन डायमेंशंस को कवर करना है, किन एलिमेंट्स को कवर करना है।
ये आपको पहले पता होना चाहिए। और आपका टेस्ट उन्हीं डायमेंशंस को और उन्हीं एलिमेंट्स को अगर तो कवर कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर टेस्ट के अंदर कंटेंट वैलिडिटी मौजूद है। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है पूरा एक लोगों का पैनल फॉर एग्जाम्पल अगर बैठता है और वो ये देखना चाह रहा है कि इंस्ट्रूमेंट कितने अच्छे से स्टैंडर्ड्स को मीट अप कर रहा है, तो वो क्या करेंगे, वो उसकी इंस्ट्रूमेंट की कंटेंट वैलिडिटी को चेक करेंगे। उसमें जो पैनल्स होंगे वो हर टेस्ट के अंदर मौजूद आइटम्स को असेस करेंगे। टेस्ट आइटम्स हम लोग कह देते हैं, आप इंटेलिजेंस का टेस्ट ले रहे हैं ना, उसमें आप लोगों ने एमसीक्यूज लिखे हुए हैं, तो हर एमसीक्यूज को वो वहां पे टेस्ट करेंगे, उसको वो देखेंगे, असेस करेंगे वो, और वो हर आइटम को वो देखेंगे कि हर आइटम एसेंशियल भी हो या कोई आइटम एसेंशियल नहीं है तो वो यूजफुल हो। ठीक है, तो ही हम लोग कहेंगे कि वो जो आइटम है उसके अंदर वैलिडिटी मौजूद है। लेकिन अगर कोई ऐसा आइटम है जो कि जरूरी ही नहीं है परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए, तो फिर हम लोग उसको उसमें से डिस्कार्ड कर देंगे। वैलिडिटी की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें फेस वैलिडिटी का भी जो है वो कंसेप्ट इस्तेमाल किया जाता है। कंटेंट वैलिडिटी का सबसे ज्यादा जो बेसिक और जो मिनिमम इंडेक्स माना जाता है वो होती है फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने एक इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया, आपने क्वेश्चंस वगैरह लिखे, ठीक है, आपका एक दोस्त है जो कि प्रोफेसर है, आप उसको जाके दिखाते हैं यार ये पेपर देके जरा बताओ इसके अंदर वैलिडिटी मौजूद है या नहीं है। वो आपका पेपर देखेगा, देख के वो अंदाजा लगाएगा कि इसके अंदर वैलिडिटी मौजूद है या नहीं है। वो आपको देख के ना एक नजर देखेगा, देखने में उसको लग रहा है कि आपके टेस्ट के अंदर वैलिडिटी मौजूद है, वो आपको कहेगा हाँ जी तुम्हारे टेस्ट में वैलिडिटी मौजूद है। तो ये जो हम लोग देख के अंदाजा लगा लेते हैं ना कि ये चीज सेम वही चीज मेजर करेगी जिसके मेजर करने के लिए इसको बनाया गया है, वो होती है हमारी फेस वैलिडिटी। अब इसमें आपका जो भी कंसेप्ट होता है वो नजर वैसा आना चाहिए कि वो आपके कंसेप्ट को मेजर करे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैथमेटिक्स का टेस्ट है आपने बनाया है, उसको देखने से अंदाजा हो रहा है कि ये मैथमेटिक्स को ही असेस करेगा, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर फेस वैलिडिटी मौजूद है। ठीक है, अब मुख्तलिफ किस्म के जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके सब्जेक्टिव एग्रीमेंट्स होते हैं। ठीक है, वो अपने हिसाब से वो आप लोगों को बताएंगे कि भाई वाकई में इसके अंदर फेस वैलिडिटी मौजूद है या नहीं है। बस आप लोगों को इतना सा कंसेप्ट याद रखना है, अगर कोई चीज देखने में अपीयर ऐसे हो रही है कि वो चीज मेजर करेगी जिस कंसेप्ट को मेजर करने के लिए इसको बनाया गया है, तो उसके अंदर फेस वैलिडिटी मौजूद है। उसके बाद दूसरी जो टाइप होती है वैलिडिटी की, दैट इज अ क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी। ये कौन सी वैलिडिटी होती है? इसमें ना आप किसी भी चीज को कोई स्टैंडर्ड या एक क्राइटेरियन मान लेते हैं और आप लोग फिर अपने टेस्ट को देखते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि आपने एक स्केल बनाया, ठीक है, और वो स्केल आप कहते हैं कि ये स्केल पूरी एक फुट का है, 1 फुट जितनी लंबी चीज होती है उसको वो मेजर करता है। अब आपको नहीं पता कि ये मेरा स्केल वैलिड है या नहीं है। ठीक है, अब आपको एक स्टिक नजर आती है, वो स्टिक बहुत सारे रिसर्चर्स इस्तेमाल करते हैं अपनी रिसर्चेस में, और वो कहते हैं कि ये वाली जो स्टिक है ना, ये 100% श्योरिटी है कि ये वाली स्टिक कितनी है, हमारी 1 फुट लंबी है। ठीक है, आप क्या करेंगे कि उस स्टिक को आप एक क्राइटेरिया मान लेंगे, एक स्टैंडर्ड मान लेंगे, फिर आपने जो स्केल बनाया है उसको आप जाके कंपेयर करेंगे उस क्राइटेरिया के साथ। अगर तो दोनों मैच करें, आप ये कहेंगे कि मेरे टेस्ट के अंदर क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी है, क्योंकि जो मैंने क्राइटेरिया बनाया था एक ऐसी चीज जो कि सेम उसी चीज को, उसी कंसेप्ट को मेजर कर रही है, जिस कंसेप्ट को मेरा बनाया हुआ स्केल या मेरा बनाया हुआ टेस्ट मेजर कर रहा है, और दोनों से ही रिजल्ट सेम आ रहे हैं, तो आप लोग कहेंगे कि आपके अंदर क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी मौजूद है। दूसरी भी मैं आप लोगों को एग्जांपल समझा देती हूँ। आप ये कहते हैं कि एक टीचर है कोई, ठीक है, उसने मैथमेटिक्स का एक टेस्ट बनाया और उसके टेस्ट को बहुत सारे स्कूल्स में इस्तेमाल किया जाता है, उसी के टेस्ट को। अब आप लोग मैथमेटिक्स का टेस्ट बनाते हैं, आप लोग फिर क्या करेंगे कि अपने टेस्ट को चेक करने के लिए कि वो वैलिड है या नहीं है, उसके लिए आप वो टीचर का बनाया हुआ टेस्ट पहले बच्चों से सॉल्व करवाएंगे और फिर अपना बनाया हुआ टेस्ट आप लोग बच्चों से सॉल्व करवाएंगे। अब दोनों टेस्ट में अगर मार्क्स बच्चों के सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपके टेस्ट के अंदर वैलिडिटी मौजूद है। समझ आया क्या आप लोगों को बात? अब क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी में 2 चीजें आ जाती हैं, एक होती है आप लोगों की कंकरेंट वैलिडिटी और दूसरी होती है आप लोगों की प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। कंकरेंट वैलिडिटी का मतलब ये होता है कि जो इंडिकेटर पहले से एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जिसको वैलिड माना जाता है, उस इंडिकेटर में और आपके इंडिकेटर में एसोसिएशन मौजूद हो, यानी कि पहले वो टेस्ट
जिसको जाना माना टेस्ट है, जिसको लोग पूरी दुनिया मानती है कि वो बिल्कुल अच्छा टेस्ट है, उस टेस्ट में और आपके टेस्ट में अगर एसोसिएशन मौजूद है तो आप लोग कहेंगे कि कंकरेंट वैलिडिटी मौजूद है। अगर हम लोग एक नया टेस्ट बनाते हैं इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए, तो पहले से जो आईक्यू टेस्ट के जो पहले के जो आईक्यू टेस्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन टेस्ट में और हमारे इंटेलिजेंस टेस्ट में एक एसोसिएशन मौजूद है, तो हम लोग कहेंगे कि कंकरेंट वैलिडिटी मौजूद है। इसका मतलब क्या है कि वो लोग जिनके पुराने टेस्ट पे हाई स्कोर आ रहे हैं, उनके आपके टेस्ट पे भी हाई स्कोर आने चाहिए। ठीक है, अगर तो वो लोग जिनके पुराने जो एक टेस्ट जिनको जाने माने टेस्ट है उस पर उनके स्कोर हायर आ रहे हैं, लेकिन आप वाले टेस्ट में उनके लो स्कोर आ गए, तो इसका मतलब क्या है कि आप लोगों के टेस्ट के अंदर कंकरेंट वैलिडिटी मौजूद नहीं है। दूसरी वैलिडिटी होती है प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, यानी कि अगर आप लोगों का टेस्ट फ्यूचर की इवेंट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिडिक्ट कर रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि उसके अंदर प्रिडिक्टिव वैलिडिटी मौजूद है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने एक टेस्ट बनाया, वो टेस्ट ऐसा है कि यूनिवर्सिटीज उसको इस्तेमाल करती हैं बच्चों को एडमिशंस देने के लिए। ठीक है, अब यूनिवर्सिटी अगर आपका टेस्ट इस्तेमाल करती है और वो ये प्रिडिक्ट करती है आपको इस्तेमाल करते हुए कि वो स्टूडेंट जिनके हाई स्कोर आए हैं वो आगे इस सब्जेक्ट में भी यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अब आपके टेस्ट की बुनियाद पे वो बच्चों को चूज कर लेते हैं, कुछ बच्चों को, उन बच्चों को जिनके टेस्ट के ऊपर वो स्कोर हाई आए हैं। ठीक है, वो स्कॉलास्टिक असेसमेंट टेस्ट होते हैं, वो इसी मकसद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, एडमिशंस वगैरह देने के लिए। ठीक है, अच्छा इसमें आप लोग फिर क्या, अब होता क्या है कि जब आपकी टेस्ट की बुनियाद पे बच्चों को सिलेक्ट कर लिया गया, अगर तो फ्यूचर में वो बच्चे जो कि आपके टेस्ट की बुनियाद पे सिलेक्ट हुए थे वो फ्यूचर में वाकई में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं, इसका मतलब क्या है कि आपके टेस्ट के अंदर प्रिडिक्टिव वैलिडिटी मौजूद थी। आपके टेस्ट ने बहुत ही अच्छा प्रिडिक्ट किया था कि वाकई में ये बच्चे आगे चल के अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन अगर वो बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं करते, इसका मतलब है कि आप लोगों के टेस्ट के अंदर प्रिडिक्टिव वैलिडिटी मौजूद नहीं है, आपके टेस्ट ने प्रिडिक्ट ही गलत किया। आपके टेस्ट की बुनियाद पे हमने ये प्रिडिक्ट किया था कि बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। ठीक है, ये होती है प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। आगे हम लोग चलते हैं, तीसरी जो टाइप होती है हमारी वैलिडिटी की, वो होती है हमारे पास कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का मतलब ये होता है कि मुख्तलिफ किस्म की इंडिकेटर्स को आप लोग मेजर करते हैं, यानी कि आप लोगों ने कोई चीज मेजर करनी होती है ना, उसमें आप लोग और भी मुख्तलिफ किस्म की चीजें आप लोग देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ये कहते हैं कि आपने एक टेस्ट बनाया इंग्लिश में इंटेलिजेंस मेजर करने का। ठीक है, तो दूसरे टेस्ट जो कि इंग्लिश को मेजर करते हैं, उन टेस्ट में और आप लोगों के टेस्ट के जो स्कोर्स हैं अगर तो वो सेम आते हैं, तो इसका मतलब क्या है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी मौजूद है। ठीक है, दूसरी तरफ आपका टेस्ट इंग्लिश का है, आप लोग इसके रिजल्ट्स को एक फिजिक्स के टेस्ट के साथ जब कंपेयर करते हैं तो दोनों में डिफरेंस होना चाहिए, यानी कि वो वाले दो टेस्ट जो कि एक ही चीज को मेजर कर रहे होते हैं उनके दरमियान एक एसोसिएशन होनी चाहिए, और वो वाले दो टेस्ट जो कि दो डिफरेंट चीजों को मेजर कर रहे होते हैं उनके दरमियान डिस्क्रिमिनेशन होने चाहिए, उनके जो स्कोर्स हैं वो सेम नहीं होने चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। इसमें हम लोग दो तरह की वैलिडिटी को आप लोग इस्तेमाल करते हैं, कन्वर्जेंट वैलिडिटी, उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। कन्वर्जेंट वैलिडिटी का मतलब यही होता है कि मुख्तलिफ किस्म की वो मेजरमेंट्स जो कि सेम ही कंस्ट्रक्ट को मेजर कर रही होती हैं वो सिमिलर वेज में हैंग अप होती हैं या सिमिलर वेज में ऑपरेट हो रही होती हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग एजुकेशन की बात करते हैं ना, आप लोग लोगों से पूछते हैं कि भाई आप लोगों की तालीम कितनी है। अब वो लोग आप लोगों को, आप इंस्टीट्यूशनल रिकॉर्ड्स वगैरह में देखेंगे, आप उनसे स्कूल लेवल का नॉलेज भी उनसे आप लोग पता वगैरह करवाएंगे। आपने देखा कि एक बंदा है, उसका इंस्टीट्यूशनल रिकॉर्ड मौजूद है कि वो वाकई में कॉलेज उसने पास किया हुआ है, उसने इंटरमीडिएट पास किया हुआ है। ठीक है, आप लोग फिर क्या करेंगे, उसको ना आप लोग एक टेस्ट देते हैं जो कि कॉलेज लेवल का बंदा उसको सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो अब उस बंदे ने क्या किया कि वो कॉलेज लेवल का टेस्ट, कॉलेज लेवल का हो के भी आपका टेस्ट नहीं सॉल्व कर पा रहा। इसका मतलब क्या है कि आप लोगों के टेस्ट के अंदर कन्वर्जेंट वैलिडिटी ही मौजूद नहीं है, क्योंकि आप लोग डिफरेंट चीजें देख चुके हैं, उसका इंस्टीट्यूशनल रिकॉर्ड आप लोग देख चुके हैं, आप लोग लोगों से आप उसका जो ये भी उससे आप लोग डायरेक्टली भी पूछ चुके हैं कि कंप्लीट उसने किया या नहीं किया एजुकेशन को। अगर तो आपने किसी भी चीज को डिफरेंट तरीकों से मेजर किया, ठीक है, और डिफरेंट तरीकों से जो मेजरमेंट्स आप लोगों के सामने आई वो वीक हैं, वो कन्वर्ज नहीं हो रही, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे
कि आप लोगों के वो जो जितने भी इंडिकेटर्स हैं वो कंबाइन नहीं हो रहे, तो आप लोगों की टेस्ट के अंदर कन्वर्जेंट वैलिडिटी वीक है। ठीक है, यानी कि एक चीज को मेजर करने के लिए अगर आप लोग 3-4 मेथड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और 3-4 मेथड से रिजल्ट आपके पास डिफरेंट आ रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है कि कन्वर्जेंट वैलिडिटी मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ जो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी की टाइप होती है वो होती है डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। इसको हम लोग डाइवर्जेंट वैलिडिटी भी बोलते हैं। ये कन्वर्जेंट वैलिडिटी का बिल्कुल ऑपोजिट होता है। इसमें आप लोग ये देखते हैं कि एक ही कंस्ट्रक्ट यानी कि एक ही कंसेप्ट को जो मेजर करने के जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं वो उनके आंसर्स तो आपके पास आ रहे होते हैं, लेकिन वो डाइवर्जेंट होते हैं, यानी कि एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। यानी कि अगर आप लोग दो कंसेप्ट बना लेते हैं ए और बी, ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। अब एक ए टेस्ट है जो कि मैथमेटिक्स को वो करता है कवर, और बी टेस्ट केमिस्ट्री को मेजर करता है। तो ए और बी के दरमियान कोई एसोसिएशन नहीं होनी चाहिए। अगर कोई एसोसिएशन नहीं होगी उसका मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी मौजूद है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उन्होंने एक एग्जाम्पल दी हुई है कि पॉलिटिकल कंजर्वेटिज्म के आप लोगों ने 10 आइटम्स इंक्लूड किए। ठीक है, अब लोग उन 10 आइटम्स का एक ही तरह से जवाब देते हैं, लेकिन आपने अपने क्वेश्चनियर के अंदर पॉलिटिकल लिबरलिज्म के भी 5 क्वेश्चंस डाल दिए। अब यहाँ पे पॉलिटिकल लिबरलिज्म के जो आपके पास आंसर हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट होने चाहिए किससे, कंजर्वेटिज्म की। अगर तो ऑपोजिट होंगे तो इसका मतलब क्या है कि आपके टेस्ट के अंदर डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी मौजूद है। मतलब यही होता है कि वो चीज जो कि आपके कंसेप्ट को मेजर नहीं कर रही उसके आंसर आपके टेस्ट से बिल्कुल डिफरेंट होने चाहिए, तब हम लोग कहेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी इसके अंदर मौजूद है। उसके बाद ये वैलिडिटी का हमारा कंसेप्ट था। आगे हम लोग बात करते हैं रिलायबिलिटी की। ठीक है, रिलायबिलिटी क्या होती है? रिलायबिलिटी किसी भी मेजरमेंट की जो अगर उसके अंदर रिलायबिलिटी पाई जाती है उसका मतलब ये होता है कि किस हद तक आपका टेस्ट बायस फ्री है, एरर फ्री है, इसमें एरर नहीं आ सकता। यहां पे आप लोग देखते हैं कि अगर तो मुख्तलिफ किस्म के आइटम्स मुख्तलिफ किस्म के वक्तों में एक ही जैसे आपको आंसर दे रहे हैं, इसका मतलब है कि उसके अंदर रिलायबिलिटी मौजूद है। रिलायबिलिटी को आप लोग दो चीजों की नजर से देखते हैं। एक तो ये कि स्टेबिलिटी होनी चाहिए, दूसरी ये कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग स्टेबिलिटी पे बात करते हैं। ये जो एक एबिलिटी होती है ना कि मेजरमेंट्स वक्त गुजरने के साथ भी बिल्कुल सेम ही रहेंगी, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टेबिलिटी। ठीक है, यानी कि सिचुएशन चेंज होने से आपकी मेजरमेंट चेंज नहीं होगी। इसको हम लोग फिर हम लोग क्या कहेंगे कि आपका जो टेस्ट है वो उसके अंदर रिलायबिलिटी मौजूद है। इसका रिलायबिलिटी जो होती है ना, जब आप लोग स्टेबिलिटी की टर्म में रिलायबिलिटी को चेक कर रहे होते हैं, इसके दो मेथड होते हैं। एक होती है टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी और दूसरी होती है आप लोगों के पास पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। इसमें क्या करते हैं कि आप लोग सेम ही टेस्ट सेम लोगों से लेते हैं लेकिन डिफरेंट टाइम पे लेते हैं। ठीक है, और फिर अगर दोनों वक्तों में जो आपने टेस्ट लिए तो दोनों के आपस में बिल्कुल जो रिजल्ट्स थे वो सेम है, तो हम लोग कहेंगे कि इसके आपके टेस्ट के अंदर टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी मौजूद है। आप लोगों की मेजरमेंट्स वक्त गुजरने के साथ साथ स्टेबल रही, आप लोगों ने सेम ही कंडीशंस में एडमिनिस्टर करवाना है उस टेस्ट को, तभी आप लोगों के पास सिमिलर रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक रिसर्चर है वो ये जॉब सेटिस्फेक्शन को मेजर करता है, उसने ये देखा कि 64% लोग हैं जो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हैं। 2 हफ्तों के बाद वही लोग और वही टेस्ट वो इस्तेमाल करता है तो फिर भी 64% ही आंसर आना चाहिए, तब टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी मौजूद होगी। जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी को रिलेशन हाई होगा और कंसिस्टेंसी जो है वो ज्यादा होगी दो मेजरमेंट्स के दरमियान, उतनी ज्यादा आप लोगों की रिलायबिलिटी ज्यादा होगी। सेम आंसर्स आएंगे तो रिलायबिलिटी आपकी ज्यादा होगी। जब भी आप लोग मेजर कर रहे होते हैं तो आप लोगों का जो इंस्ट्रूमेंट होता है कभी कभार अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स भी आपके सामने लेके आ जाता है, यानी कि एक दफा रिजल्ट और था दूसरी दफा रिजल्ट और था, तो ये आप लोगों की जाहिर करेगा कि आप लोगों की मेजरमेंट्स एरर फ्री नहीं है, रिलायबल नहीं है, इसके अंदर एरर मौजूद है। लेकिन टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी में 2 प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सबसे पहले ये कि रिस्पोंडेंट सेंसिटाइज हो जाते हैं। आप लोगों ने एक दफा उनसे टेस्ट लिया तो अगली दफा जब वो टेस्ट देने आएंगे तो उनको पता होगा कि पिछली दफा भी हम लोगों ने ये वाले क्वेश्चंस पढ़े थे। हो सकता है कि वो जब घर गए तो उन्होंने गूगल शूगल करके तो ठीक आंसर्स निकाल लिए और अगली दफा आके जो पिछली दफा उन्होंने आंसर गलत मार्क किए थे अब आके वो सही मार्क कर लें। तो इस तरह से आप लोगों के रिजल्ट चेंज हो सकते हैं।
और दूसरा फैक्टर ये भी हो सकता है कि अगर तो आप लोगों का टाइम पीरियड बहुत ही ज्यादा लंबा आपने रख दिया, 1 साल आपने टेस्ट लिया और दूसरा टेस्ट आप लोग अगले साल ले रहे हैं, तो लोगों के एटीट्यूड भी चेंज हो सकते हैं, लोग ज्यादा मेच्योर भी हो सकते हैं। इसलिए रिलायबिलिटी, जब भी आप लोग रिलायबिलिटी को मेजर कर रहे होते हैं तो उसमें हो सकता है कि कोरिलेशन थोड़ा सा कम हो जाए। अब वो कोरिलेशन इस वजह से कम हो सकता है कि वक्त गुजरने के साथ साथ आप लोगों का जो है ना वो एटीट्यूड चेंज हो सकता है, लेकिन इसकी बुनियाद पे हम लोग ये नहीं कह सकते कि आपके टेस्ट के अंदर रिलायबिलिटी ही मौजूद नहीं है। थोड़ी सी छूट आप लोगों को यहाँ पे देनी पड़ती है जब आप लोगों का टाइम पीरियड बहुत ज्यादा हो। दूसरी जो होती है रिलायबिलिटी को चेक करने का तरीका वो होता है पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी। पैरेलल का मतलब होता है, पैरेलल फॉर्म का मतलब होता है एक जैसी शक्लें, यूं समझ लें। इसमें आप लोग दो मुख्तलिफ किस्म के सेट्स पे लोगों को टेस्ट करते हैं, वो दोनों टेस्ट आपस में हाईली कोरिलेटेड होते हैं, यानी कि वो बिल्कुल इक्विवेलेंट होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक ज्यादा मुश्किल है और एक दूसरा आसान है। इसमें सिमिलर आइटम्स आप लोग रखते हैं, टेस्ट का रिस्पॉन्स का जो फॉर्मेट होता है वो भी आप लोग बिल्कुल सेम रखते हैं दोनों टेस्ट का, और सिर्फ वर्डिंग में चेंज होता है और क्वेश्चंस की जो सीक्वेंस होती है उसमें सिर्फ चेंजिंग वगैरह होती है। और इसमें जो फिर भी इसमें भी थोड़ा बहुत एरर आ सकता है वर्डिंग की वजह से या क्वेश्चंस की ऑर्डरिंग की वजह से, लेकिन इस तरह की जो कंपेरेबल फॉर्म्स होती हैं अगर तो वो बहुत ज्यादा कोरिलेटेड हैं तो इसका मतलब है कि आप लोगों के टेस्ट बिल्कुल रिलायबल है। थोड़ा थोड़ा इसमें एरर वेरिएंस आ सकता है वर्डिंग और ऑर्डरिंग की वजह से। रिलायबिलिटी को चेक करने का एक तो हम लोग ने ये देखा कि स्टेबिलिटी को हम लोग ने देखना होता है, स्टेबिलिटी हम लोग इस दो तरीके से देखते हैं। दूसरी चीज जो रिलायबिलिटी के लिए आप लोग देखते हैं वो होती है कंसिस्टेंसी, यानी कि आप लोगों की इंटरनल कंसिस्टेंसी पाई जाए मेजरमेंट के अंदर। कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि आपने अपने टेस्ट के अंदर जितने भी आइटम्स रखे हैं, जितने भी क्वेश्चंस रखे हैं, उनके अंदर होमोजेनिटी पाई जानी चाहिए, यानी कि वो सारे के सारे आइटम्स एक जैसी ही चीज को मेजर कर रहे हों। ऐसा नहीं है कि आपने एक क्वेश्चन वो लिख दिया जो कि इंटेलिजेंस को मेजर करता है, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों ने वो लिख दिया जो कि पर्सनालिटी को मेजर करता है। आइटम्स बिल्कुल एक ही सेट का, हर आइटम एक ही सेट का हिस्सा लगना चाहिए, ठीक है। और आपका आइटम ऐसे होने चाहिए कि हर आइटम सेम ही कंसेप्ट को मेजर करता हो इंडिपेंडेंटली, ठीक है। रिस्पोंडेंट्स को समझ आ जाए कि हर आइटम का ओवरऑल एक ही मीनिंग बनता है। आइटम्स को आप लोग एग्जामिन करते हैं, आइटम्स के सबसेट्स को भी आप लोग यहाँ पे एग्जामिन करते हैं, तब आप लोग जाके देखते हैं कि ये आपस में कोरिलेटेड है या नहीं है। ये इसके लिए दो मेथड्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एक आप लोग इंटर आइटम कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी को चेक करते हैं और दूसरा आप लोग स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। इंटर आइटम कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो आप लोगों के रिस्पोंडेंट्स के जो आंसर्स होते हैं उसकी कंसिस्टेंसी को आप लोग चेक करते हैं, ठीक है। इसमें जो आपके आइटम्स होते हैं वो सेम कंसेप्ट को मेजर कर रहे होते हैं। अगर तो वो सेम कंसेप्ट को मेजर कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड हैं। दूसरी बात, दूसरा तरीका ये कि आप लोग स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी को भी देख सकते हैं। स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो आप लोग इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, जो आप लोग टेस्ट यूज कर रहे हैं, उसको आप लोग दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। आधे क्वेश्चंस एक टेस्ट में डाल देते हैं, आधे क्वेश्चंस आप लोग दूसरे टेस्ट में डाल लेते हैं। फिर आप लोग दोनों ही टेस्ट आप लोग सॉल्व करवाते हैं। अगर दोनों ही हाफ्स का, दोनों ही हिस्सों का आंसर बिल्कुल सेम है, इसका मतलब क्या है कि स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी मौजूद है। अब इसमें जो एस्टिमेट होता है ना कि कैसे आप लोगों ने आइटम्स को डिवाइड करना है दो हिस्सों में, इसके लिए मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो ये बहुत ज्यादा बेसिक मेथड समझा जाता है स्प्लिट करने वाला जो होता है ना इंटरनल कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए। खासतौर पे आप लोग ये तब वहां करते हैं जहां पे आप लोगों के पास आइटम्स की तादाद बहुत ज्यादा होती है। स्प्लिट हाफ मेथड में रिसर्चर्स को चाहिए कि वो हाफ जो आइटम्स हैं वो एक टेस्ट में रखे, खासतौर पे वो आइटम जो कि ऑड नंबर थे, यानी कि आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 3, आइटम नंबर 5, आइटम नंबर 7, ये वाले जो आइटम्स हैं ये एक टेस्ट में रखे, और दूसरे जो है ना इवन नंबर वाले यानी कि 2 वाला, 4 वाला, 6 वाला, 8 वाला, इसको वो दूसरे टेस्ट में रखे। तो अगर फिर दोनों के रिजल्ट्स आपस में कोरिलेट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आइटम्स के अंदर होमोजेनिटी पाई जाती है, सिमिलरिटी पाई जाती है। रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी तो होती है मेजर करना, लेकिन ये काफी नहीं होती कि इसकी बुनियाद पे आप लोग ये कह दें कि आप लोगों का टेस्ट अच्छा है या नहीं है। वैलिडिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। वैलिडिटी ही होती है जो इस बात को यकीनी बनाती है कि हमारे स्केल के अंदर वो एबिलिटी मौजूद है कि जिस चीज को, जिस कंसेप्ट को मेजर करने के लिए इसको बनाया गया है वही चीज वो मेजर भी कर रही है। अच्छा, हम लोगों ने आज के जो लेक्चर में पढ़ा था ना, 3 चीजें आप लोग बेसिकली देखते हैं ना। सबसे पहले आप लोग वैलिडिटी देखते हैं, फिर उसके बाद रिलायबिलिटी देखते हैं और उसके बाद आप लोग सेंसिटिविटी देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि सेंसिटिविटी क्या होता है। स्केल की सेंसिटिविटी ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, खास तौर पे जहां पे आप लोगों ने एटीट्यूड्स के चेंजेस को आप लोगों ने
वहां पे मेजर करना हो, यानी कि आपका स्केल सेंसिटिव होना चाहिए। जहां पे कोई एटीट्यूड, जहां पे कोई कंसेप्ट चेंज होगा, वहां पे आप लोगों की स्केल पे मेजरमेंट्स भी चेंज हो जानी चाहिए। अब सेंसिटिविटी का मतलब ये भी होता है कि इंस्ट्रूमेंट की ये वो एबिलिटी जिसकी मदद से वो स्टिमुलाई या रिस्पॉन्सेज में होने वाली वेरिएबिलिटी को, यानी कि चेंज को बिल्कुल एक्यूरेटली मेजर कर सके, इसको हम लोग बोलते हैं सेंसिटिविटी। इसमें अगर आप लोग डायकोटमस रिस्पॉन्स कैटेगरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि सिर्फ इंसान दो में से कोई एक ही आंसर बता सकता है, यस नो टिक क्रॉस हाँ ना में, यहाँ पे आप लोग चेंज को नहीं डिटेक्ट कर सकते। ज्यादा सेंसिटिव मेजरमेंट के लिए आप लोग मुख्तलिफ किस्म के आइटम्स को आप लोग इस्तेमाल करते हैं स्केल पे। उस मतलब दो वाला जो होता है ना एक रिस्पॉन्स फॉर्मेट, वो आप लोग यहाँ पे नहीं इस्तेमाल कर सकते। स्केल की सेंसिटिविटी का अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों का एक ऐसा स्केल है जिसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन है या एक ही आइटम है, तो उसकी सेंसिटिविटी को आप लोग इंक्रीज कर सकते हैं कि आप उसमें ज्यादा क्वेश्चंस और ज्यादा आइटम्स आप लोग उसके अंदर ऐड कर दें, क्योंकि जो आप लोगों के पास इंडेक्स आएगी उसमें आप लोगों के पास ज्यादा रेंज मौजूद होगी ना स्कोर्स की, तो आप लोगों का इंडेक्स ज्यादा सेंसिटिव होगा एज कम्पेयर टू द सिंगल आइटम। आखिरी बात ये कि आप लोगों की टेस्ट के अंदर प्रैक्टिकलिटी मौजूद होना चाहिए। आप लोगों का जो टेस्ट आप लोग बना रहे हैं उसको इस्तेमाल करने वाले उसको अफोर्ड भी कर सकें, उनके लिए वो कन्वीनियंट भी हो और वो उनको इंटरप्रेट भी कर सकें। ये तीनों चीजें भी आप लोगों के टेस्ट के अंदर मौजूद होनी चाहिए, इकोनॉमी, कन्वीनियंस एंड इंटरप्रेटेबिलिटी। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि आप लोगों के टेस्ट के अंदर प्रैक्टिकलिटी भी मौजूद है। ये हो गया आप लोगों का सारा लेक्चर कंप्लीट। इंशाल्लाह फाइनल टर्म की जो प्रिपरेशन होगी उसमें करेंगे मुलाकात लेक्चर नंबर 19 में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, और मेरे लिए भी आप लोग दुआ कीजिएगा मेरी कामयाबी